आज सुनिए युवा हिंदी लेखिका दीप्ति मित्तल की लिखी हुई कहानी लव में थ्रिल। दीप्ति मित्तल जी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। आज ऑफिस में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई मर गया है क्या? मैंने चिढ़ते हुए अपने प्रोजेक्ट पार्टनर विशाल से पूछा। किसी के मरे पर ऑफिस ऐसे सजेगा क्या? बावलेपन की बात करते हो। जरा चारों नज़रें घुमाकर देखो, पता चल जाएगा सन्नाटा क्यों है। क्यों देखूं? उसी सजावट की खुन्नस तो बाहर निकाली थी अभी। नहीं देखनी थी मुझे वो सब बकवास चीज़ें। यहाँ वहाँ बिखरे दिलनुमा लाल गुब्बारे, लाल रिबन की लड़ियाँ, हर केबिन के फूलदान में सजे लाल गुलाब। अरे शुक्ला जी जानते नहीं क्या, आज वैलेंटाइन डे है। मेरा चिढ़ा खामोश चेहरा देख विशाल ने ज्ञान बघारा। सुनकर मन किया कि 2 लाल गुब्बारे उठाऊं, उसके गालों पर पिचका कर ठा से फोड़ दूं और फिर कहूं, हमें अनाड़ी समझे हो क्या? मगर वो अपनी धुन में बोला जा रहा था। आज ऑफिस से आधे से ज़्यादा जनता गायब है। सारे बाहर जाकर अपने अपने वैलेंटाइन के साथ आंखें चार कर रहे हैं, और हमारी तरह जिनका कोई नहीं, उनको बॉस जाते हुए एक्स्ट्रा काम चेप गए हैं। बॉस भी गायब हैं, मगर वो तो शादीशुदा हैं। मुझे हैरत हुई, क्योंकि मेरी समस्या वैलेंटाइन डे जैसे चोंचले अविवाहितों द्वारा ही उठाए जाते थे। हाँ, तो अपनी बीवी के साथ मना रहे हैं ना, उनकी सेक्रेटरी बता रही थी। ऑफिस पहुंचे ही थे कि बीवी का धमकी भरा मैसेज आ गया, या तो आज चुपचाप मेरे साथ वैलेंटाइन मनाने बाहर चलो, वरना इस साल से करवा चौथ रखना बंद कर दूंगी। कहकर विशाल हंसने लगा, मगर मेरे मुंह से झूठे को भी हंसी नहीं फूटी। अरे जब इन आशिकों के अब्बाओं को ऑफिस में रुकना ही नहीं था, तो यहाँ ऐसी सजावट क्यों करवा गए, हम जैसे सिंगल के जले पर नमक छिड़कने को? मेरी चिढ़ हद पार करती जा रही थी। तभी 2 जूनियर स्टाफ ऑफिस में दाखिल हुई। वो भी लालम लाल हुई पड़ी थी। लाल स्कर्ट, टॉप, लाल लिपस्टिक, झुमके, सैंडल, जिधर देखा बस लाल ही लाल। उन्हें देख पल भर को मन किया स्पेन में बुल फाइटिंग करने वाला सांड बन जाऊं, दोनों को अपने सींगों से हवा में इधर उधर उड़ा दूं। मैंने महसूस किया कि वाकई गुस्से से मेरे नथुने सांड की तरह फूलने लगे हैं। इससे पहले कि कोई खून खराबा हो, मैंने झट से बोतल उठाई और गट से ढेर सारा पानी पी लिया। यार एक बात बताओ, अगर आज ये दोनों लाल की जगह कोई और रंग पहन लेती तो क्या इनका वैलेंटाइन व्रत भंग हो जाता? सुबह से हर जगह इस लाल रंग की सुनामी आई पड़ी है। सच कहें, ये सब देख देख कर जी मिचलाने लगा है, उल्टी आने को हो रही है। कंप्यूटर ऑन करते हुए मैंने भड़ास निकालना जारी रखा। भाईजान, तबीयत लालपन से नहीं बल्कि अकेलेपन से खराब हो रही है आपकी। अगर आज कोई खूबसूरत वैलेंटनिया साथ होती तो आप भी लाल रंग में रंगे हुए लव बर्ड बने कहीं उड़े फिर रहे होते। उसकी बात पर मैं तिलमिला कर रह गया। वैसे एक बात तो तय है, दूसरों की दुखती रग को और दुखाने में जो आनंद है, वो शायद दुनिया की किसी प्राप्ति में नहीं है। विशाल का खिला चेहरा इसी बात की गवाही दे रहा था। कड़वी थी मगर बात सही थी। यही तो कारण था मेरे गुस्से का, मेरी चिढ़ का, कि इस वैलेंटाइन पर भी पिछले तमाम वैलेंटाइन डे की तरह मेरा स्टेटस सिंगल का सिंगल ही था। 29वां लगते ही अब तो ये हालत हो गई थी कि दिल जब तब गुनगुनाता रहता, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। कभी कभी एक छोटी सी चाहत हमारे लिए बड़ा अभिशाप बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे मैंने चाहा भी क्या था खुदा से? उसकी कायनात तो नहीं मांग ली थी, बस इतना ही चाहा था कि अपनी जीवन संगनी का हाथ घर वालों द्वारा थोपी गई अरेंज मैरिज से नहीं बल्कि लव मैरिज कर अपनी पसंद से थामूंगा। चाहता था एक बार मैं भी किसी से प्यार भरे रिश्ते में बंधूं, रोमांस के समंदर में डूबूं, तरूं, और एक दिन उसके साथ प्रेम की लहरों पर सवार हो पार लग जाऊं। कोई गलत इरादा नहीं था मेरा, बस थोड़े समय के लिए ही सही कुछ खास महसूस करना चाहता था, किसी फिल्मी रोमांटिक हीरो जैसा। चाहता था कोई हो जिसे मेरा साथ होना सुकून से भर दे और मुझसे दूरी बेचैनी से। और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिशें नहीं की, बहुत कोशिशें की, मगर कहते हैं ना, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। शायद इसीलिए मुझे भी नहीं मिला था। दिन खिसकते सरकते शाम के पहलू में सिमटने लगा। औरों के लिए बेहद रूमानी, मगर मेरे लिए कितना उदास, कितना स्याह था वैलेंटाइन डे की ढलती शाम का मंजर।
मैं ऑफिस की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने कैफ़े से अपनी कॉफ़ी का मग उठाकर बाहर रेलिंग पर जा खड़ा हुआ। 20वीं मंजिल की ऊंचाई से नीचे चलने वाले लोग कितने अदना लग रहे थे, जैसे उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। और भगवान तो शायद बहुत दूर आसमान में रहता है ना, तो क्या उसे मेरा दर्द दिखाई देता होगा, या उसके लिए मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा बुझा बुझा सा दिल ना जाने क्या क्या सोचकर खाक हुआ जा रहा था। तभी आसपास बहती भीनी भीनी लेडीज परफ्यूम की महक ने मेरा ध्यान खींचा। एक लड़की मुझसे थोड़ा दूर रेलिंग पर आ खड़ी हुई थी। आसमानी रंग का चूड़ीदार पहने, एक हाथ में चाय का कप थामे और दूसरे हाथ से हवा में अटखेलियाँ करते नीले सफ़ेद लहरिया दुपट्टे को संभालने की कोशिश करते हुए वो बेहद हसीन लग रही थी। मैं उसे कुछ पल यूं ही निहारता रहा। टेरेस के इस छोर पर हम दोनों के बीच चल रहा ये दृश्य अगर किसी फिल्म में होता तो बैकग्राउंड में जरूर वायलिन पर कोई मधुर धुन बज रही होती। उसका उड़ता दुपट्टा और उसे समेटने की कवायद के बीच कनखियों से मुझे देखने की अदा स्लो मोशन में दिखाई जाती, और मेरे दिल में उठ रहे नाजुक एहसासात को उकेरने के लिए भी किसी न किसी विजुअल तकनीक का जरूर इस्तेमाल किया जाता। मगर अफसोस ये हकीकत थी। मेरी हकीकत ये थी कि मुझे उससे पहली नज़र में प्यार जैसा कुछ हो गया था। पता नहीं ये वैलेंटाइन डे का असर था या मेरे अकेलेपन के एहसास का। उसे देख मेरे सूने बदरंग दिल पर कुछ रंगीन लहरें आकार लेने लगी थीं, ठीक उसके लहरिया दुपट्टे की तरह। आखिरकार उसने बड़े जतन से हवा में उड़ते दुपट्टे को अपनी बाह में लपेट लिया, मगर बाल अभी भी कभी माथे से, कभी हवा से, तो कभी झुमकों से, जैसे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। उसने आज लाल रंग नहीं पहना और यहाँ अकेली खड़ी है, बस यही काफ़ी था मेरे विश्वास को मजबूत करने के लिए कि वो भी मेरी तरह सिंगल है। मगर एक बात जो मुझे हजम नहीं हो रही थी वो ये कि वो सुकोमल कन्या मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कोई परिचित हो, मुझे जानती हो और मुझसे बात करना चाह रही हो। उसकी ये परिचित नज़र मुझे असहज कर गई। पिछले कुछ बुरे अनुभवों के आधार पर मन कहानियाँ बनाने लगा। कहीं ये मुझ में अपना टेम्परेरी वैलेंटाइन तो नहीं ढूंढ रही है। एक शाम भर का मन बहलावा, महज टाइम पास। माना मैं 6-7 सालों से मेट्रो सिटी में था, मगर मेरी जड़ें अभी भी कस्बाई ज़मीन में फैली थीं, जो रिश्तों के नाम पर ऐसे खिलवाड़ के सख्त विरोधी थी। मैं थोड़ा हचकचा गया और उससे नज़रें फेर कर खड़ा हो गया। एक्सक्यूज़ मी, आप दिनेश शुक्ला हैं ना? कृष्णचंद्र शुक्ला के भतीजे? एक मीठी आवाज़ सिहरन बनकर मेरे शरीर में फैल गई। ये तो वाकई परिचित निकली, यानी वो नज़र बुरी नहीं थी। मैं पलटा और खुद को बमुश्किल संभालते हुए बोला, जी आप मुझे जानती हैं? जी सीधे तौर पर तो नहीं, मगर आपके कानपुर वाले चाचा जी हैं ना, कृष्णचंद्र शुक्ला, वो मेरे अंकल हैं, मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त। पिछली बार जब वो घर आए थे तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी नोएडा में जॉब लगी है। तब उन्होंने आपका फ़ोटो दिखाकर आपके बारे में बताया था कि आप भी नोएडा में जॉब करते हैं। उसने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, मगर मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल कर गिर पड़ेगा। आप? आगे के शब्द मेरे हलक में ही अटके रह गए। मैं सौम्या, इसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर जो कंपनी है, मैं वहाँ HR मैनेजर हूँ। पिछले महीने ज्वाइनिंग हुई है। सौम्या, मैंने भीतर ही भीतर इस नाम को मंत्र की तरह दोहराया। आपने एक बार फोटो देखकर पहचान लिया मुझे? जी, दरअसल मैंने आपको पहले भी यहाँ कई बार देखा है, कभी लिफ्ट में, कभी कैंटीन में, बस बात आज हो पाई है। वो जैसे कुछ पूछते हुए रुक गई, फिर थोड़ा संभल कर बोली, आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा? कभी मेरा कोई फ़ोटो या मेरे बारे में कोई जिक्र हुआ हो? मैं दिमाग पर जोर डालने लगा। इसकी फ़ोटो भला मैं क्यों देखने लगा? चाचा जी ने भी कभी कोई जिक्र नहीं किया। चलिए छोड़िए, यूं ही पूछ लिया था। उसने कहा तो मैं अतीत को छोड़ वर्तमान में आ गया, जहां मेरे सामने एक हसीन सपना चल रहा था। उसके बाद हमने इधर उधर की ढेर सारी बातें की, कुछ उसके कानपुर की, कुछ मेरे कस्बे बुढ़ाना की और कुछ इस नोएडा नगरी की। पहली मुलाकात में ही हम अच्छे खासे बेतकल्लुफ़ हो चुके थे। मुझे यकीन हो चला था उससे ये मेरी पहली मुलाकात नहीं है, कभी किसी जन्म में कुछ तो रहा होगा हमारे बीच, वरना कोई पहली मुलाकात में इतना खास, इतना अपना कैसे लग सकता है।
उसके साथ गुजरता एक एक लम्हा मेरे दिल पर अपनी तहें जमा रहा था। काफ़ी देर साथ बैठ एक दूसरे से फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर और फिर मिलने का वादा कर हमने अपनी अपनी राह ले ली। मैं रोज़ की तरह ऑफिस से घर आ गया था, मगर अकेले नहीं। वो एक मीठा ख्वाब बनकर मेरे साथ चली आई थी। अगली शाम हम दोनों एक बार फिर कैफ़े में एक दूसरे के साथ बैठे थे और फिर तो ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। ऑफिस के बाद घर की राह पकड़ने से पहले ढलती शामों के कुछ हिस्सों का साथ साथ जीना, चाय के घूंट के संग आहिस्ता आहिस्ता पीना। चंद मुलाकातों में बहुत कुछ जान गया था मैं उसके बारे में। जैसे उसका मन शीशे सा पारदर्शी है, कोई बनावट नहीं, न बातों में, न भावों में, न व्यवहार में। बिल्कुल एक निर्मल नदी सी बहती वो, और उतनी ही पाक उसकी आँखें जिनमें मैं डूबता जा रहा था। आज जब मैं सोच ही रहा था कि उससे अपने दिल की बात कह दूं, तभी उसके एक सवाल ने मुझे घेर लिया। इफ़ यू डोंट माइंड, एक बात पूछूं? कहिए। आपको अरेंज मैरिज से क्या प्रॉब्लम है? मैं चुप रहा तो उसने आगे कहा, दरअसल आपके चाचा जी ने बताया था कि आपके लिए रिश्ता खोजने में आपके घर वालों ने कैसे जी जान लगा दी, मगर आप तैयार ही नहीं हुए। हाँ, वो तो है। ज़रा आप ही बताइए, आजकल कौन अरेंज मैरिज करता है? अब वो ज़माना नहीं रहा कि जिसके साथ माता पिता ने बांध दिया, बस पूरी उम्र के लिए बंध गए। मैं उसकी आंखों में लव मैरिज का समर्थन तलाशने लगा। हाँ, मैं मानती हूँ वो ज़माना नहीं रहा, मगर आजकल पेरेंट्स भी जोर ज़बरदस्ती कहाँ करते हैं। उस सिस्टम में भी पहले लड़का लड़की मिलते हैं, एक दूसरे को जानते समझते हैं, तभी कोई फैसला लेते हैं ना। तो फिर इसमें बुरा क्या है? बात तो सही थी, मगर मैं अपने इतने सालों के अटल विश्वास को कैसे बिखरने देता, इसलिए अपना पक्ष रखना जारी रखा। लव मैरिज में थ्रिल होता है, अरेंज मैरिज में नहीं। और वैसे भी कहते हैं ना, प्रेमियों के जोड़े भगवान बनाता है। सुनकर सौम्या हंस पड़ी। बड़ी अजीब बात है, आप उस भगवान पर विश्वास कर सकते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा, मगर अपने पेरेंट्स पर विश्वास नहीं कर सकते जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया। इस बार मेरे पास कोई तर्क, कोई पक्ष नहीं बचा था। मेरी नज़रें झुक गईं और मन में विश्वास जम गया कि अगर इस लड़की को जीवन साथी बनाना है तो चाचा जी के माध्यम से अरेंज मैरिज के रास्ते ही जाना पड़ेगा। लगता है आप तो अरेंज मैरिज ही करेंगी? मैंने सवाल की दिशा मोड़ी। ऐसा कुछ ठान नहीं रखा है। किसी से प्रेम होता तो लव मैरिज भी कर लेती, मगर नहीं हुआ तो अरेंज मैरिज से भी परहेज नहीं है। वैसे बात चल रही है एक जगह, इसीलिए इस वीकेंड घर जा रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। उसने लजाते मुस्कुराते जैसे ही ये सूचना दी, मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। जिस लड़की का डीपी देख देख कर आजकल रातें गुजर रही थी, वो किसी और की हो सकती है। इस पीड़ा से मेरा कलेजा जल उठा। अब कुछ कहने सुनने की हिम्मत नहीं बची थी। अब बस एक ही उम्मीद बाकी थी, चाचा जी। मन ही मन सोचने लगा, आज ही चाचा जी से सौम्या के लिए अपनी बात चलाने को कहूँगा। 4 ही दिन बचे हैं वीकेंड आने में, अगर उससे पहले कुछ हो जाए तो। मैं एक ज़रूरी काम का बोल वहाँ से उठ गया और घर आकर सबसे पहले चाचा जी को फ़ोन किया। मैंने उनको बिना लाग लपेट के सारी बात बता दी और साथ ही ये भी कह दिया, मेरी ज़िंदगी की नैया अब उनके हवाले है। इतना कहते उनकी तरफ से जो झाड़ पड़ी उसे क्या बताऊं। आज मजनू बने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और जब इसी लड़की का फ़ोटो और बायोडाटा भिजवाया था तब क्या हुआ था? तब तो नज़र भर देखना गवारा नहीं था तुम्हें। क्या? सौम्या की फ़ोटो और बायोडाटा? ये बातें सुन मेरे ऊपर जैसे बिजलियां गिर पड़ी। ऐसा पाप, ऐसा गुनाह मुझसे कब हो गया? और इसके लिए मैं किसी और को दोषी भी नहीं ठहरा सकता था। कितनी बार मैं घर वालों के जुटाए फ़ोटो बायोडेटा को मनगढ़ंत बातें बनाकर बिना देखे मना कर दिया करता था। गुनाह तो मुझसे हुआ है, मगर क्या इसकी कोई माफ़ी, कोई प्रायश्चित नहीं है? मैं अपनी ईगो ताक पर रख मिन्नतों पे उतर आया। तब जाकर चाचा जी का सुर थोड़ा नरम हुआ। देखो बेटा, मैं उसका रिश्ता लेकर आया था और तुम्हारी ना होने पर मैंने उन्हें बहाने बनाकर मना किया, और अब जहाँ उसकी बात चल रही है ना, वो भी मेरा ही सुझाया हुआ रिश्ता है। बहुत भले लोग हैं, लड़का भी हीरा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बस इतना कर सकता हूँ कि कोई और अदद लड़की नज़र में आए तो तुम्हारी बात वहाँ चला दूँ, वो भी तब जब तुम्हारे दिमाग ठिकाने हों।
चाचा जी ने मेरे मन का बोझ बढ़ाकर फ़ोन रख दिया। कभी सुना था प्रेम सुख का रूप धरे दुख का नाम है। आज इसे महसूस भी कर लिया था। मेरी रातों की नींद, दिन का चैन इस एक तरफा इश्क की बलि चढ़ चुके थे। अब इतना तय था कि जो करना था मुझे ही करना था। मैंने निश्चय किया, चाचा जी चाहे जो सोचें और सौम्या कुछ भी कहे, मैं एक कोशिश तो ज़रूर करूँगा। 4 दिन बाद मैं पगलाया सा सौम्या के घर के बाहर खड़ा हुआ डोरबेल बजाने की हिम्मत जुटा रहा था। तभी ऊपर बालकनी से सौम्या ने मुझे देख लिया। वो भागकर बाहर आई और मुझे अपने घर के एक तरफ ढकेल दिया। शायद वो मुझे अपने घर वालों की नज़रों से बचाना चाहती थी। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं डोरबेल बजा चुका हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा पीछा? उसकी घबराई आंखों में ढेरों सवाल थे। नहीं, तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ, मैंने सहजता से जवाब दिया। क्यों? तुम्हारा हाथ मांगने। यही तरीका पसंद है ना तुम्हें, अरेंज मैरिज वाला? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। वो कुछ देर के लिए सन्न खड़ी रह गई। तुम जानते हो ना कल कोई मुझसे मिलने आ रहा है? जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आज पहले आ गया। मगर तुम ये नहीं जानते, मैं भी उसको पसंद करती हूँ और उसी से शादी करने का इरादा किया है। क्या? सौम्या ने जैसे मेरे दिल पर खंजर भोंक दिया था। मैं इस वार से संभल भी नहीं पाया था कि किसी ने भीतर से दरवाज़ा खोला। उसके पापा थे। मुझे सौम्या के साथ खड़ा देख थोड़ा अचकचा गए। तुम? शायद मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। पापा, ये शुक्ला अंकल के भतीजे, नोएडा वाले, सौम्या ने हिचकते हुए कहा। तो उसके पापा के माथे पर सलवटें पड़ गईं। ओह हाँ, मगर तुम तो कल आने वाले थे, परिवार से कोई नहीं आया? कहते हुए वे मेरे अगल बगल झांकने लगे। मैं चकरा सा गया। कल? मैं? कैसे? क्या कल मेरा परिवार ही यहाँ आ रहा था सौम्या से मिलने, हमारी शादी के लिए? देखा तो सौम्या मुस्कुरा रही थी। बाहर क्यों खड़े हो बेटा, आओ, अंदर आओ, कहकर उसके पापा अंदर चले गए। मैं सौम्या के कानों में फुसफुसाया। तुम्हें पता था ये सब? हाँ पता था, मगर तुम्हें लव मैरिज वाला थ्रिल चाहिए था ना, बस थोड़ा सा वही झटका देने की कोशिश की थी ताकि आगे चलकर दिल में कोई मलाल ना रहे। और अगर मैं ना आता तो मैं आ जाती। सौम्या ने शरारत से हंसकर मेरी बाँह थाम ली। बहुत हो गया थ्रिल, अब सीधा शादी, कहते हुए मैंने अपने कान पकड़ लिए। शादी की डेट अभी फिक्स नहीं हुई, मगर इतना ज़रूर फिक्स है कि अगले वैलेंटाइन डे पर मैं अकेला नहीं रहूँगा। मैं भी लाल शर्ट पहन, हाथों में गुलाब लिए इतराऊँगा अपनी वैलेंटाइनिया के साथ। अभी आप सुन रहे थे एक मज़ेदार कहानी, लव में थ्रिल। लिखा था युवा लेखिका दीप्ति मित्तल जी ने। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।